Good morning, student. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, let me inform about the last lecture. Anyone remember? लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? कौन बताएगा? Am I audible clearly? Yes, sir. Okay, Change order. but change the order of integration. Okay, very good. Means change the order of double integration. वो हमने लास्ट में डिस्कस किया था. Okay, so we continue with that and let me inform what we discussed and how we can go for the example. Okay, so we discussed this example in last lecture. 0 to 1 Yes, इंटीग्रेशन sir. है ना, ये हो गया था ना. Yes, sir. ओके, और इसके बाद ये सेकंड एग्जांपल इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन 2 माइनस Yes, sir. एक्स. वो भी हो गया. ओके ये दो हो गए. ओके, दैट मीन्स वी यहाँ हैव, से बाकी है. yes, that means we have completed our change of order of double integration. Okay, so is there any doubt in this change No, of order? sir. ओके, किसी No, को sir. डाउट? ओके, तो यहाँ तक आपको इंटरनल में पूछा जाएगा, है ना? आपको सिलेबस मिल गया है ना? Yes, sir. सो यूनिट Yes, नंबर sir. यूनिट नंबर 5 में यहाँ तक आपको पूछा जाएगा. तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले आई वांट टू नो अबाउट दी क्वेरीज. ओके, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई सेशन नहीं है ये वीक में और सीधा आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक में. ओके, तो किसी को यूनिट नंबर 4 एंड 5 में कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस करते हैं, देन वी गो फर्दर. ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. है स्टूडेंट कोई डाउट? फिर आई गिव यू 5 मिनट्स. चलो, आप आपने जो भी रीडिंग किया है उसमें आप एक बार देख लो, है ना? और बाद में 5 मिनट के बाद हम डिस्कस करते हैं जो भी आपका डाउट है वो. और उसके बाद अगर आपका डाउट नहीं है देन वी गो फॉर द नेक्स्ट मेथड ऑफ यूनिट नंबर 5. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. है ना? तो यूनिट नंबर 4 एंड 5 आप देख लो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ओके, आई गिव यू 5 मिनट्स. ओके.
सर यस स्टूडेंट। सर आइगन वेल्यूज ना प्रैक्टिस सम वाली पीडीएफ खोलो ना एक बार। 1 मिनट रुको। मुझे ओपन करना पड़ेगा, पहले स्क्रीन को स्टॉप किया। ओके, यूनिट नंबर 4 बोल रहे हो ना आप? यूनिट नंबर 4 में आइगन वैल्यू, दैट मीन्स दैट इज अवर लेक्चर नंबर 2। यस, चलो बताओ इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम? સર ફોર્થ એન્ડ ફિફ્થ એક્ઝામ્પલમાં પેલું નોટ કરીને આપ્યું છે એનું કામ શું છે એવું? This is inverse matrix A is equal to 5 3 1 3. It means 5 3 1 3 का इनवर्स मैट्रिक्स है ये। સર એટલે સમમાં કઈ કરવાનું એનું? नहीं, आपको तो स्टेटमेंट जो मेन दिया है वही फोकस करना है। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस वन। मींस यहाँ पे आप सीधा प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है। देखो आइगन वैल्यू के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू है, मीन्स अगर आप 5 3 1 3 का अगर आइगन वैल्यू आप निकाल देते हो, है ना, तो इसका इनवर्स जो भी होगा दैट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस वन। वो हमारी प्रॉपर्टी थी ना, याद आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो वही यहाँ पे आप सीधा अप्लाई करेंगे तो सीधा आइगन वैल्यू मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पे नॉट लिखा है। और अगर आप हमारी जो डायरेक्ट मेथड है उससे करेंगे तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिर्फ ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे दिया है। मीन्स आप 2 तरीके से कर सकते हो, वही उनका टारगेट था, बस दूसरा कुछ नहीं। ओके ओके सर। और नीचे सर स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स दिया है उसमें भी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मीन्स अगर आप ए स्क्वायर करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ए की जो आइगन वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज आइगन वैल्यू ऑफ एग्जांपल नंबर 5। ओके ओके, दूसरा कोई डाउट? स्टूडेंट, एनीवन? देखो आइगन वैल्यू में एक वो ध्यान रखना है कि रिपीटेड आइगन वैल्यूज है तो उसके आइगन वेक्टर में क्या इफेक्ट होगा, कौन बताएगा? चलो, 2 रोज 0 आएगी सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। दैट मीन्स इफ यू हैव द 2 repeated eigenvalue then you have the 2 rows will be 0। ओके, तो उस मैट्रिक्स में जो भी आप रो कॉलम फॉर्म फाइंड करेंगे उसमें नीचे की जो बॉटम 2 रो है वो दोनों ही 0 आएगा। और वो 0 होने से आपके पास एक ही इक्वेशन होगा, है ना, और एक ही इक्वेशन से आपको 3 वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे स्टूडेंट? कोई भी 2 वेरिएबल को x2 और x3 का दे देंगे। यस, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। ग्रीन फुल, यस, है ना। एक बार ये देख लो, क्योंकि 4 मार्क्स में मैक्सिमम इस टाइप का ही एग्जांपल पूछ सकते हैं, बाकी वो 3 डिफरेंट आइगन वेक्टर के लिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना, दोनों पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन एग्जाम है तो कुछ बोल नहीं सकते क्या पूछा जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे एक ही होगा, मीन्स यहाँ पे देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 1 1 है, तो उसमें 0 एक ही बार है, इसलिए एक ही रो 0 होगा। और उसके लिए तो हमारे पास इजी था, 2 इक्वेशंस थे, तो किसी एक को हम कंसीडर कर लेते थे और बाकी के दोनों को फाइंड कर देते थे। ओके, लेकिन जब 2 आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, 1 1 है ना, जो देखो यहाँ पे, तो 1 1 के लिए अगर आप आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए रो कॉलम फॉर्म फाइंड करेंगे ना, तो आपको ये हो जाएगा। ओके, 0 -6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें से इक्वेशन आप बनाओ, तो एक ही इक्वेशन है एंड 3 वेरिएबल्स हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, y एंड z, तो कोई एक तो सीधा मिल जाएगा कोई एक को कंसीडर करने से। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू -2/3 z लिखा है मैंने, इज इट विजिबल टू अस? Yes, sir. है ना, सो y इज इक्वल टू -2/3 z है, तो यहाँ पे सिर्फ z को लेंगे तो ऑटोमेटिकली y मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट x? तो x को आपको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, मीन्स यू हैव टू कंसीडर x independently, that means x is equal to k3, so k2 k3 belongs to r minus 0, so आपका y भी मिल गया, z भी मिल गया and x भी मिल गया। okay, don't write here x is equal to 0, otherwise your answer will be wrong। okay, understand student? Please keep in your mind, understand everybody? Yes, sir. ओके, अब ये Yes, sir. 3 वैल्यूज हमको मिला x y z, उसको हम लिखेंगे कैसे आइगन वेक्टर में? तो यहाँ पे देखो जैसे हम लिखते थे ऐसे ही, द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 1 आर x y z। यहाँ पे k3 जो उसका x का जो वैल्यू है वो, y का जो वैल्यू है वो -2/3 k2 एंड z का जो वैल्यू है k2। अब यहाँ पे देखो k2 एंड k3 आपको इंडिपेंडेंटली कॉमन निकाल देना है। ओके, अब यहाँ पे जहां जहां पे k2 है वहां पे उसका कोफिशिएंट आएगा, जहां पे नहीं है वहां पे 0। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में k2 नहीं है, दैट मीन 0। सेकंड में k2 का कोफिशिएंट -2/3, सो -2/3। k2 का कोफिशिएंट थर्ड रो में 1, तो 1 प्लस k3 में यहाँ पे k3 का कोफिशिएंट 1 है तो 1, यहाँ पे k3 है ही नहीं सेकंड रो में, 0, थर्ड रो में भी नहीं है, दैट मीन 0। सो दीज आर दी आइगन वेक्टर्स फॉर द लैम्बडा इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे वो लास्ट लाइन जैसे हम लिखते थे ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे लास्ट लाइन तीनों को साथ में भी लिख सकते हो। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए आर करके 1 - 1/2 1, 0 - 2/3 1, 1 0 0। ओके, एनी प्रॉब्लम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में किसी को भी? No, sir. चलो मुझे स्टेप बताते जाओ, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एग्जांपल पूछा जाए तो व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 1? बताओ चलो, क्या करते थे हम पहले? Characteristic equation. वेरी गुड, फर्स्ट वी गो विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे मीन्स 2 क्रॉस 2 है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? लैम्बडा स्क्वायर माइनस s1 लैम्बडा प्लस s2 इज इक्वल टू 0। एंड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा प्लस s3 इज इक्वल टू 0। ओके यार, s1 s2 s3 आपको पता ही है, s1 क्या होगा? हाँ, Minus S3 माइनस S3 आएगा, यस, माइनस मीन्स प्लस माइनस। ओके, ये रहा फॉर्म। ओके, अब उसमें S1 क्या होगा? दैट इज द ट्रेस ऑफ ए। S2 क्या होगा? सम ऑफ द माइनस ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एंड S3 विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और 2 क्रॉस 2 के लिए S1 एंड S2 दो ही होंगे, तो S1 उसके लिए हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए एंड S2 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. और उससे आप सॉल्व करेंगे तो लैम्बडास की वैल्यू मिलेगी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज यू हैव टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले कॉमन फॉर्म लिखेंगे। कॉमन फॉर्म क्या है? a माइनस लैम्बडा आई एक मैट्रिक्स फॉर्म में इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो मैंने लिखा होगा, है ना, देखो यहाँ पे a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a रिप्लेस करो, माइनस लैम्बडा आई करके एक मैट्रिक्स मिलेगा।
यहाँ पे x आपको कंसीडर करना है कि व्हाट यू आर कंसीडरिंग, ओके, x y z, यहाँ पे 0 मीन 0 0 0 मैट्रिक्स। नाउ फर्स्ट वैल्यू फॉर द लैम्बडा इज इक्वल टू 0, उसके लिए लैम्बडा इज इक्वल टू 0 के लिए अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें सब्स्टिट्यूट द लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? रो कॉलम फॉर्म। वेरी गुड, रो कॉलम फॉर्म। जैसे ही आप रो कॉलम फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे बाय यूजिंग द रो ऑपरेशंस, ओके, देन यू हैव द इक्वेशंस बाय बैक सब्स्टिट्यूटिंग, मींस यहाँ पे आप x माइनस 6y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और थर्ड यहाँ पे एक ही बार है इसलिए थर्ड रो 0 है, तो उसमें से कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, लेकिन बाकी दोनों में से बनेगा। तो अब इसमें से आपको x y z की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज योर आइगन वेक्टर for the first value. Same way we can do for the second value, and same way we can do for the third value also. So is there any doubt, any question in the eigenvalue, eigenvector? No, sir. No. Okay. Then second topic of the unit number 4 is Cayley-Hamilton theorem. Okay. So Cayley-Hamilton theorem में हमने देखे थे 3 टाइप्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नंबर 1 वेरीफाई, नंबर 2 कौन सा था? इनवर्स। इनवर्स, एंड नंबर 3 पावर हाई पावर मैट्रिक्स। हाँ, जो पावर है वो Power. पॉलिनोमियल है तो उसको सॉर्ट करना है, ओके, उस टाइप के एग्जाम्पल। तो 3 टाइप्स के एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं, लेकिन कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जाम्पल में 100% दिखना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल में, ओके। अब उसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, दैट इज द कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब वेरीफाई करना मीन्स क्या होगा? तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर आप कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखना चाहिए, नहीं तो फिर मार्क्स कट लेंगे या फिर 0 कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद अगर आपको वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो आपको पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोई एक टर्म में ए इनवर्स आएगा, वो ए इनवर्स को आपको सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब जो स्टेप है उसको आपको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। एंड वॉट एवर यू हैव द मैट्रिक्स, देन दैट इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये सब पूछा एक एक एग्जांपल होगा ही होगा, तो थोड़ा ध्यान रख। देखो यहाँ पे किया हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इनवर्स, तो दोनों साइड पे इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो उसमें से इनवर्स को सब्जेक्ट बनाया, सो 1/5a, सो 1/5 यहाँ पे a की वैल्यू जो यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे a स्क्वायर वाला भी टर्म हो सकता है, तो आपने वेरिफिकेशन में स्क्वायर ऑलरेडी फाइंड किया ही होगा, तो सीधा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब पावर में यहाँ पे e⁻⁸ था तो वो तो सिंपल हमने ये एग्जांपल किया ही है, लेकिन फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस दिस वन, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप का बड़ा पोलिनोमियल दिया है तो उसको कैसे सॉर्ट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले ये इतना तो कॉमन ही रहेगा, इतना पार्ट इक्वेशन 1 तक, यस और नो? Yes, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? तो जो भी आपको दिया है उसमें आप देख लो कि पूरा पोलिनोमियल कहाँ पे है, तो यहाँ पे पूरा पोलिनोमियल है LHS पे, है ना। तो वो LHS पे जो पोलिनोमियल है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो है हमारे पास आया है उसमें भी LHS वो यहाँ स्टार्ट करेंगे, और जैसे हम यूजुअल डिवीजन करते हैं ऐसे ही करते 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 जाएंगे और रिमाइंडर लेके आएंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? या फिर एक बार Yes. दिखाओ? Yes, sir. ओके, एनीवन वांट्स टू रिपीटेशन? किसी को No, sir. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, ओके, तो अभी इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखो ये जो गिवन ये फुल फॉर्म है हमारा जो पोलिनोमियल है उसको पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे।
इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। ओके, इसके लिए मैंने आपको याद रखने के लिए एकदम सिंपल आपको डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, अगर आप भूल नहीं गए तो क्या किया था मैंने, छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करवाया था, 5 and 2, है ना। तो 2 2 जा करके आप 4 बोले थे, है ना, यहाँ पे 1 बोले थे। अब मुझे 5 को लिखना है तो कैसे लिखता था, सो यहाँ पे 2 जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो, ऊपर जो आया है वो 2 हेडर में, प्लस रिमाइंडर 1, ऐसे लिखते थे। वही आपको यहाँ करना है, देखो ये मैंने लिखा इंटू दिस वन एंड रिमाइंडर प्लस करके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। कैसे मिलेगा, तो ये जो है आपने जिससे डिवाइड किया है वो ऑलरेडी आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम में है, एंड दैट शुड बी 0। सो ये दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा 32 इंटू ए माइनस 103 I2। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. सो कैले हैमिल्टन थ्योरम में बस इतना ही करना, ये 3 टाइप के एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक मैं अगर है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो कभी कभी इस टाइप के एग्जाम्पल, यस देखो यहाँ पे a⁸ से स्टार्ट होता है, ये किया है किसी ने सॉल्व? ट्राई किया है किसी ने ये? एनीबडी? एनीबडी ट्राई फॉर दिस, यस और नो तो बताओ। नो सर। हाँ तो ये थोड़ा आज ट्राई करना, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ प्रूव करने के लिए नहीं बोला है, आपको क्या बोला है कि इसको एक्सप्रेस करो। ओके, ऑल्सो एक्सप्रेस दिस वन एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स आपको कैसे मिलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स ए स्क्वायर वाला फॉर्म आएगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो ये फॉर्म में आपको लेके आना है, दैट मीन्स रिमाइंडर जो होगा ना वो आपका इस फॉर्म में आएगा। तो ये थोड़ा आज ट्राई करना, मैं यहाँ थोड़ा ये इरेज कर लेता हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना, आज प्रैक्टिस के लिए इसको ट्राई करो, और नहीं मिलता है तो मुझे आपकी कैलकुलेशन भेजना, आई विल हेल्प यू। ओके, क्योंकि इस टाइप, देखो आगे वाले एग्जांपल में क्या था, इस टाइप का फॉर्म था, आपको ये जो है इज इक्वल टू ये प्रूव करना था, लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं है कि आपको प्रूव क्या करना है। तो इसमें आंसर वेरी नहीं होना चाहिए, हर एक का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि डिवीजन का आंसर सेम ही आता है कि नहीं। कोई ऐसा बोलेगा कि इस मैंने 11 को 5 से डिवाइड किया है तो मेरा आंसर और मेरे नेबर का आंसर रॉन्ग अलग आएगा, अभी ऐसा कभी होता है? नहीं होता है ना। नो सर। नो सर। है ना, तो ऐसे ही इसमें है, जो भी आप डिवीजन करेंगे उसका आंसर सेम ही रहना चाहिए। तो ये थोड़ा ट्राई करना, नहीं मिलता है तो बताना। एग्जाम्पल नंबर 17। ओके, इसमें करना वही का वही है ना। पहले आपको क्या करना है बताओ तो, क्या करेंगे आप? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बराबर। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको वो करना है, उससे आपको क्या Inverse. मिलेगा, कैले हैमिल्टन अप्लाई करना है। ओके ओके, कैले हैमिल्टन आपने पहले फाइंड कर दिया, दैट मीन्स दैट इज द इक्वेशन 1 आपको मिल जाएगा। अब इक्वेशन 1 मिलने के बाद यहाँ पे आपको पहले बोला गया ए इनवर्स फाइंड करना है, तो थर्ड नंबर पे ए इनवर्स फाइंड कर लो। अब फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, ये पूरी पोलिनोमियल यहाँ पे हम लिखेंगे, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कैले हैमिल्टन इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे LHS पे जो है, और उससे इसको डिवाइड करके हम इस टाइप का फॉर्म लेके आएंगे, स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू ए प्लस समथिंग इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर एवरीबडी, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर? यस सर। ओके, ये थोड़ा ट्राई करना आज, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट, ये हमने क्लास वर्क में ये डिस्कस नहीं किया था, सेम ही है इसीलिए नहीं किया था, ये दोनों सेम ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव दैट मीन्स इसमें मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपके, क्योंकि आप यही लेके आएंगे कुछ भी करके। इसमें कुछ भी करके आप कुछ भी लाएंगे तो अगर आंसर वेरी हुआ तो फिर आपके मार्क्स काटे जाएंगे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि लुक इनटू दिस एग्जांपल 17। ओके, चलो उसके बाद कौन सा टॉपिक था यूनिट 4 में, कोई बताएगा मुझे? LU decomposition. वेरी गुड, LU डिकम्पोजिशन। ओके, तो LU डिकम्पोजिशन में वो भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना।
तो एलयू डिकम्पोजिशन में आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू एलयू फॉर्म में लेके आना है ना। ए इज इक्वल टू एलयू फॉर्म अगर आप लाएंगे तो उसमें एल क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड यू क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन उसके लिए आपको इतना तो कॉमन ही रखना है ना। आपको a इज इक्वल टू जो दिया है l इंटू यू करना है, तो l जो है वो स्पेसिफिकली आपको यही लेना है एंड u भी स्पेसिफिकली यही लेना है। अब इसको lu फॉर्म में ले जाना मीन्स हाउ मेनी वैल्यूज वी आर फाइंडिंग, कितनी वैल्यू है 9. आप, 9। ओके, सो L21, L31, L32, 3 values, and U11, U12, U13, U22, U23, U33. So we will find 9 values and substitute accordingly in L and U. That is our A is equal to LU decomposition. Okay, इसमें देखो this is the step number 1, आपको मैंने बोला था जब पढ़ाया था तब, this is your step number 1, this is your step number 2, means product of these two L and U. अब इससे आपको कंपैरिजन करके ये 9 एक्सप्रेशन लेके आना है, दैट इज द स्टेप नंबर 3। अब ये जो भी एक्सप्रेशन मिले हैं उसमें से हमारी जो 9 वैल्यूज है वो फाइंड करना है, दैट इज योर स्टेप नंबर 4। एंड स्टेप नंबर 5 में आपको सीधा L लिखना है एंड U लिखना है। ओके, जो भी मिले वो, दैट इज योर स्टेप नंबर 5। ओके एवरीबॉडी, यस सर। ओके तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो जल्दी फटाफट। यहाँ पे आपको ये दिया था तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। यहाँ पे एल एंड यू तो मेरे फिक्स है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये स्टेप नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट मैंने कर दिया है ना। उसके बाद ये एंट्री वाइज में कंपैरिजन करूंगा, U11 तो 1, U12 तो 2, U13 तो 4, ऐसे करके मुझे 9 एक्सप्रेशंस मिलेंगे और 9 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हुए मैं 9 वैल्यूज निकालूंगा। देखो 1 2 3 मिल गया, 4 5 6 7 8 9, ओके 9 वैल्यूज मिल गया। वो 9 वैल्यूज को मैं एल एन यू में सब्सटीट्यूट करूंगा, सो आई विल गेट माई एल एन यू, दैट इज योर A is equal to LU decomposition. So is there any doubt in this topic? Anybody? Student? Okay, और ये प्रैक्टिस वर्क में भी उसके एग्जांपल्स है तो यू कैन डू वेरी वेल, है ना। ओके, तो यूनिट 4 में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 टॉपिक्स ही है ना। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये होगा आपका दूसरा एक हैमिल्टन थ्योरम एंड थर्ड जो है वो एलयू डिकम्पोजिशन। तो ये तीनों के एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे, सो कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ वी गो फॉर द एग्जाम यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 5 में हमने क्या फर्स्ट डिस्कस किया था, कोई बताएगा मुझे? हाँ, तो यहाँ पे देखो यूनिट नंबर 5 में हमने स्टार्ट किया था मल्टीपल इंटीग्रल्स। ओके, सो और मैंने आपको उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि वो एग्जाम में ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन आपको फॉर्म याद होना चाहिए। सी डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर, ओके, ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए विल बी 2, है ना। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई और डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये डी ए की जगह पे आपके पास 2 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लेकिन जब डी एक्स डी वाई होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था, व्हेन यू हैव द डी एक्स डी वाई देन विच स्ट्रिप इज गिवन? horizontal strip. Horizontal. And dy dx means vertical. Yes, very good. हाँ, अब उसके बाद हमने फर्स्ट डिस्कस किया था फ्रोबेनियस थ्योरम। तो फ्रोबेनियस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि अगर आपके पास रेक्टेंगल रीजन है, और दूसरा अगर बोलना है तो अगर आपके पास कांस्टेंट लिमिट है तो यू कैन चेंज योर लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन डायरेक्टली। ओके, मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर, यस, if you are double integration over r f of x y dA and if you have this integration c to d integration a to b f of x y dx dy, तो यहाँ पे देखो 4 लिमिट्स कांस्टेंट है, तो यू कैन इजीली चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, dy dx। और आपको क्या करना है, x की लिमिट जो है वो पीछे लेना है, y की लिमिट आगे लेना है, तो y is equal to c to d a to b। सो
दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट है, लेकिन अगर वेरिएबल लिमिट है तो यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। उसके लिए हमने एक मेथड स्टडी किया। कौन सा मेथड स्टडी किया? चेंज ऑफ ऑर्डर। यस, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन फ्रोबेनियस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? सिर्फ कांस्टेंट लिमिट के, हाँ, कांस्टेंट लिमिट के लिए, या फिर यू कैन से दैट रेक्टेंगल रीजन के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल रीजन तभी मिलेगा जब कांस्टेंट लिमिट होंगे। ओके, तो इन दैट we go for the evaluation of the double integration. So there are three different criteria to define the or to evaluate the double integration. तो फर्स्ट जो है वो रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में मैंने जैसे बताया, ऐसे ही आपको इस टाइप की 4 लाइंस मिल जाएगी और उससे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको उसकी बाउंड्री लेके उसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सेकंड जो है वो आपका होगा वर्टिकल स्ट्रिप वाला, है ना। तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम लिमिट कैसे फिक्स करेंगे? तो वर्टिकल स्ट्रिप में आपका लेफ्ट साइड, सॉरी बॉटम साइड, हाँ बॉटम साइड कहाँ पे टच कर रहा है स्ट्रिप का? लोअर कर्व को, है ना। तो ये जो कर्व है उसका नेम है G1X। अपर जो सरफेस है स्ट्रिप का वो कहाँ पे टच कर रहा है? अपर कर्व पे, है ना। तो उसका कर्व का इक्वेशन है y = G2। तो y की लिमिट हो जाएगी, ओके इट इज नॉट विजिबल, 1 मिनट, है ना। ओके, y की लिमिट क्या हो जाएगी? y = G1X to y = G2X। ओके, नाउ व्हाट इज द लिमिट ऑफ x? तो ये स्ट्रिप को खींच के आपको जहां से रीजन स्टार्ट होता है वहां ले जाना है। तो ये कौन सी लाइन है? बताओ। x equals to a। यस, x = a से स्टार्ट करके पूरी स्ट्रिप को आपको रीजन में घुमाना है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है रीजन, वो आपको दिखना है। तो यहाँ पे कहाँ पे टर्मिनेट हुआ? ये लाइन पे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x = b। ओके, तो आपका इंटीग्रेशन इस हिसाब से हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन f(x(y). अब जैसे आपने वर्टिकल स्ट्रिप फिक्स किया है तो आपका ऑर्डर हो जाएगा dy/dx, और पहले इनसाइड पे जो लिमिट होगी वो y की होगी। दैट मीन्स y यहाँ पे G1X to G2X है, सो G1X to G2X, एंड dx की लिमिट हो जाएगी a to b। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay, now third possibility is horizontal strip. So horizontal strip में आपको पहले x की लिमिट मिलेगी और उसके लिए आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कहाँ पे स्ट्रिप टच कर रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड का अगर आप बात करें तो x = H1y पे टच कर रहा है, एंड राइट साइड का अगर आप बात करें तो x = H2y पे। तो x की लिमिट हो जाएगी आपकी H1y to H2y, एंड y की लिमिट क्या हो जाएगी? उसके लिए उसको खींच के नीचे ले जाना है। तो यहाँ ये कौन सी लाइन है? ये लाइन कौन सी है? y = c, है ना। ये सुनो स्टूडेंट, है ना। अब ये स्ट्रिप को खींच के नीचे ले गए, उसको स्ट्रेच करके, अब उसको पूरे रीजन में मूव करना है ना, लोअर टू अपर पे। तो यहाँ पे मूव करते करते वो कहाँ पे उसको लीव करेगा? तो ये लाइन पे। तो ये लाइन कौन सा है मेरा? y = d। तो इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ किया है वो आपका ऑर्डर हो जाएगा dx dy। अब पहले इनसाइड पे आपको x की लिमिट लिखना है। तो x की लिमिट है H1y to H2y एंड y की लिमिट है c to d। Okay, so there are 3 possibility to evaluate the double integration. Number 1 constant limit, number 2 vertical strip, and number 3 horizontal strip. Okay, is there any doubt in these 3 criteria? Student, any confusion? No, sir. ओके, अब उसके लिए हमने एग्जांपल्स भी किए थे, तो एग्जांपल्स भी एक बार देख लेना, और कहीं पर भी डाउट है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, है ना। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको भेज दूंगा वापस आंसर, है ना। उसके बाद ओके, उसके लिए देखो हमने, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इस चैप्टर के प्रैक्टिस एग्जाम्पल। हाँ मैं भेज दूंगा, आज भेज दे
देता हूँ लेक्चर के बाद, है ना। ओके Yes. ओके अब यहाँ पे देखो, इसमें 3 टाइप्स के एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, जैसे हमने 3 केसेस स्टडी किए थे। देखो एक कांस्टेंट लिमिट वाला हमने किया था, okay? उसके बाद सेकंड देखो आप, ये भी कांस्टेंट लिमिट वाला है। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद तो हमने फिगर्स थोड़ी डिस्कस किया था। ओके अब यहाँ पे देखो, इसमें लिमिट नहीं दिया था तो हमने क्या किया था, फिगर ड्रॉ करके लिमिट उसको निकाला था, है ना। और तीसरा जो है वो वेरिएबल लिमिट आपको दिया होगा सीधा, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन मैंने यस देखो यहाँ पे 0 to x आया ना, तो मीन्स आपको लिमिट दिया है लेकिन वेरिएबल के साथ दिया है ना। तो ये 3 टाइप्स के डिफरेंट एग्जांपल्स। नंबर 1 में क्या है, मैंने बोला कांस्टेंट लिमिट होगी। नंबर 2 पे इनसाइड लिमिट जो होगी वो वेरिएबल होगी, मीन्स यहाँ पे 0 to x है तो वो y की भी हो सकती है ना। और थर्ड जो है वो आपको फिगर में से आपको क्या करना है, लिमिट्स आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड, ये 3 टाइप्स के एग्जांपल सिंपल में पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना। अब सभी एग्जांपल में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले आपको ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन ऑर्डर है वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल की बात करें हम, तो इसमें मुझे वो पहले ऑर्डर फिक्स चेक करना है। तो यहाँ पे देखो डीए लिखा है, तो डीए के पास तो 2 पॉसिबिलिटी है ना, आइदर यू कैन गो विद द dx dy या फिर dy dx, लेकिन वो ऑर्डर आपकी फर्स्ट इनसाइड लिमिट से फिक्स होगा। यहाँ पे 0 to x है तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, dy dx. यस dy dx होना चाहिए। तो आपको dA की जगह पे पहले dy dx करना है, देन यू कैन स्टार्ट योर इवेल्युएशन पार्ट। ओके अंडरस्टैंड? यस सर ओके अब जब फिगर वाला एग्जांपल है उसमें क्या करेंगे, तो इस हिसाब से करना है। पहले आपने ऑर्डर पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। पहले क्या करेंगे, उसको पहले जो गिवन डेटा है उसको पहले लिखेंगे, आर इज द गिवन रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। उससे हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे सेकंड स्टेप पे, और सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लिमिट्स आइडेंटिफाई करेंगे। और लिमिट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो स्ट्रिप आप कंसीडर करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे लिमिट्स मिलेगा। यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, पर कोई बोले कि सर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, तो यू कैन डू, नॉट अ इश्यू, बट आपको उस हिसाब से यहाँ पे उसकी लिमिट्स यहाँ पे राइट डाउन करना है। और वो लिमिट्स मिल जाने के बाद आई मीन्स इंटीग्रेशन आपको स्टार्ट करना है, जो भी आपने स्ट्रिप लिया है उस हिसाब से, देन इवेल्युएट इट। ओके स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना। और अब जो उसके बाद वाला टॉपिक था, दैट इज अवर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था, तो ये वो सिंपल एक ही लॉजिक को फॉलो करना है हमको। और वो लॉजिक क्या है कि अगर आपके पास dx dy ऑर्डर है तो उसको चेंज करके आपको dy dx में लेना है। यू कैन ऑल्सो से दैट इफ यू हैव द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन गिवन स्टेटमेंट, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू वर्टिकल स्ट्रिप। Okay, and if you have the dy dx given order, then you have to convert it into dx dy order. Also you can say that if you have the vertical strip in the given statement, then you will convert it into horizontal strip. Okay, और इसका एक एग्जाम्पल 100% होगा ही होगा, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह पे पूछा जाता है। ये गेट में भी कभी कभी आपको पूछा जाएगा। ओके, गेट एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसमें। तो यहाँ पे देखो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा रफ है इसलिए मैं इसमें से नहीं करवाऊंगा आपको, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों देखेंगे तो हमारा जो किया था उसी हिसाब से। यस ओके, तो यू कैन सी हियर। ओके, तो ये गिवन स्टेटमेंट था मेरा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मुझे बाउंड्रीज दिया है उससे मैं लिखूंगा कि हियर गिवन लिमिट्स आर। कर सकते हैं कि नहीं ये? Yes, sir. है ना। और वो जो 4 हमारे पास कर्व्स है, वो 4 कर्व्स को मैं एक फिगर में ड्रॉ करूंगा। ओके, और ये फिगर ड्रॉ करने के बाद सबसे बड़ा मेरा टारगेट होता है मेरा रीजन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रीजन अवेलेबल होंगे, लेकिन उसमें से गिवन रीजन कौन सा है
वो आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे आइडेंटिफाई किया था, आपको मैंने एक ट्रिक सिखाया था क्या, कि उसके जो बाउंड्रीज है, मीन्स फॉर एग्जांपल ये रीजन सिलेक्ट किया तो उसकी बाउंड्रीज आप देखेंगे तो ये भी आपको गिवन होगा, यहीं पे इक्वेशन उसका होगा, ये जो लाइन है उसका भी यहीं पे इक्वेशन होगा, ये 4 कर्व्स में ही। और ये जो नीचे वाला मीन्स जिससे वो बाउंडेड हो रहा है वो उसकी सभी बाउंड्री आपको ये 4 इक्वेशन में ही दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो आप रीजन नहीं ले सकते हैं। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर देना है कि ऑर्डर dx dy है, तो यहाँ पे dx dy पहले वेरीफाई करो कि सही है कि नहीं। अगर गलत है तो आपको उसको करेक्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो यहाँ पे dx dy है, तो dx dy मीन्स कौन सी स्ट्रिप दिया है आपको, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने जो रीजन लिया है वो सही है कि नहीं, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। अब वो खत्म होने के बाद उसकी जगह पे मुझे वर्टिकल स्ट्रिप से एग्जांपल सॉल्व करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद आपको नई लिमिट्स मिलेगी, वो लिमिट्स यहाँ पे मेंशन करो, है ना। और वो लिमिट्स मिलने के बाद नाउ यू कैन स्टार्ट योर इवेल्युएशन पार्ट। ओके, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 4/2, जो गिवन था वो लिखो, इज इक्वल टू नए लिमिट्स के साथ वही स्टेटमेंट। इंटीग्रांड को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे x² है तो x² ही होना चाहिए, उसको आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। मॉडिफिकेशन किस में होगा, सिर्फ ऑर्डर में एंड लिमिट्स में। अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. ओके, उसके बाद तो इंटीग्रेशन आपको सीधा करना है, और इंटीग्रेशन भी इतने हार्ड नहीं होंगे, जो आप पढ़ के आए उसी में से होंगे। तो डोंट बी पैनिक, ओके, टेंशन मत लो, है ना। आप सीधा करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैथ्स में कभी रीडिंग मत करो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि नोटबुक लेके बैठ जाएंगे या फिर ये मोबाइल में ये हमारी PDF लेके बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि चलो मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ने से मैथ्स नहीं पता चलेगा। यस और नो? यस सर। मैथ्स में क्या करना पड़ता है, मैथ्स में क्या करना पड़ता है, Practice. प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो यू विल नॉट कंप्लीट योर पेपर विद इन टाइम। ओके, मीन्स अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ रीडिंग किया है, तो आप जल्दी जल्दी में आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया होगा तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। इज इट क्लियर? तो थोड़ा उसको भी ध्यान में रखना। ओके एवरीबॉडी? यस सर। है ना। ओके, अब कुछ डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो बोलो हितवी। सर कोई सम में हमें मतलब डी ऑर्डर चेंज करने को नहीं बोला, पर उससे सम इजी हो रहा है तो हम कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेंशन किया है स्टेटमेंट में, उसी को कंसंट्रेट करना है। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोला है तो चाहे ये स्टेटमेंट इजी ही था, है ना, लेकिन उसको बोला है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन यू हैव टू डू इट। ओके हितवी? सर नहीं, मतलब स्टेटमेंट हार्ड हो तो हम कर सकते हैं उसको इजी करने के लिए ऑर्डर हाँ हाँ हाँ, मीन्स अगर आपको फर्स्ट जो मेथड था हमारा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये एग्जांपल्स थे, है ना। अगर ये एग्जांपल में अगर आप चेंज ऑफ ऑर्डर से करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको कुछ बोला नहीं है, मीन्स इवेल्युएट तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अंडरस्टैंड? लेकिन जब फिक्स करके बोला है कि यू हैव टू डू दिस, देन आपको वो करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस है ना। यही था ना आपका डाउट हितवी? मिल गया आपको आंसर, है ना। अगर हाँ आप ऐसा पूछ रहे हो, मुझे पता चला है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। चलो, इवेल्युएट करके मुझे दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया है, और यहाँ पे 0 to 1 है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा मीन्स इंटीग्रांड दे दिया है, और यहाँ पे आपके पास dy dx है, और आपको लग रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इवेल्युएट लिखा है, तो यू कैन डू विद द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, नॉट अ इश्यू। ओके हितवी?
हाँ है ना। अगर आपको वहां पे लिख के दिया है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो करना ही है, लेकिन आपको कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इतना इवेल्यूएट बोला है, तो पर भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इज देयर एनी अदर डाउट स्टूडेंट? एनीबडी? एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, No, तो sir. सबको बेस्ट ऑफ लक, है ना। आराम से